बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी इस टाइम पे जो वॉर चल रही है और इसमें खास करके जो बातचीत हो रही है नेगोशिएशंस की कि भाई जो है वो पाकिस्तान जो है खास करके बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने जा रहा है मिडिल ईस्ट की इस वॉर के अंदर। और पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, तो उसको डिस्कस करते हैं। द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ डी एस्केलेशन। ठीक है कि भाई अगर ये वॉर लुकती है तो इसके अंदर जो है हम ये देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है, और अगर पाकिस्तान प्ले करेगा तो उसका जो है वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। हम देखिए इस टाइम पे जो है वो वॉर के अगर हम हालात की बात करें तो 24वां दिन जो है वो आज वॉर का जारी है, यानी 24 दिन हो चुके हैं मुसलसल ये वॉर लगी हुई है। और सबसे बड़े क्राइसिस जो है वो यहाँ पे ये जो एरिया है जिसको हम कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दुनिया की 20% जो ऑयल की या एनर्जी की जो ट्रेड है, ठीक है, वो यहाँ से होती है। तो इस वजह से बहुत बड़े क्राइसिस हैं। और इवन पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं जैसे लॉकडाउन की बातें हो रही हैं और जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, तो हर चीज ही जो है वो पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस पैदा हुए हुए हैं। कतर ने इवन जो है वो जो अपनी एलएनजी थी वो देने से इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं दे सकता। और अब आपने देखा कि भाई पहले ट्रंप साहब ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर ये रास्ता खोलो, अगर तुम ये रास्ता नहीं खोलोगे, ईरान को कहा, तो उसके बदले मैं क्या करूंगा जी, मैं तुम्हारे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं खास करके उनके ऊपर जो है वो अटैक करूंगा। लेकिन उससे पहले तेहरान ने ये कह दिया था, यानी ईरान ने, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे रीजन के अंदर फिर जो है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उसका क्या होगा कि भाई मैं भी आगे से अटैक करूंगा तो फिर पूरे के पूरे और क्राइसिस ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाएंगे। तो अब उन्होंने जो है 5 दिन दिए हैं ट्रंप साहब ने कि भाई ठीक है बातचीत करते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान जो है टर्की के साथ मिलकर और मिस्र के साथ मिलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है किसी तरह से इस वॉर को जो है वो रोका जा सके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस टाइम पे हर एक की नजरें जो है वो डिप्लोमेसी के ऊपर हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे डिप्लोमेसी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप ये देख चुके हैं कि ईरान तो जो है वो हथियार डालने को तैयार नहीं है, उसे हर तरह से जो है प्रेशराइज किया जा रहा है। और इतने ज्यादा जो है वो तकरीबन कोई 18,000 के करीब जो है वो अभी तक हमले किए जा चुके हैं ईरान के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके बदले में ईरान क्या कर रहा है जी, ईरान पूरे रीजन के ऊपर जो है उसने अटैक किए हुए हैं। और अब खतरा सबसे बड़ा जो है वो क्या है, वो ये है कि भाई सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को बुलाएगा कि भाई मेरी हेल्प करो, और उसके बाद फिर ये वॉर पाकिस्तान की भी हो जाएगी, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपको पता है फिर पाकिस्तान के ऊपर भी ईरान को जो है वो हमला करना पड़ेगा। आपने देखा जैसे ईद से कुछ दिन पहले जो है जो शिया उलमा की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी जो बातें आपको सामने आई हैं कि भाई अगर आपको ईरान बहुत अच्छा लगता है तो आप वहां चले जाओ। तो ये इस तरह के सिग्नल्स थे कि जिससे अंदाजा हो रहा था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये कहा हुआ है कि भाई आप रेडी हो जाओ, जो आपका डिफेंस पैक्ट है, ठीक है, उसको आपने अब निभाना है, अल्टीमेटली निभाना तो है। ठीक है, तो इसलिए जो है फिर पाकिस्तान को यहाँ पे सऊदी अरब का साथ देना ही था। तो अगर पाकिस्तान साथ देगा तो अल्टीमेटली ईरान पाकिस्तान पे भी अटैक करेगा, तो ये पाकिस्तान की वॉर बन जाएगी ना चाहते हुए भी। तो इसलिए पाकिस्तान खुद जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है कि भाई खुद को अगर वॉर से बाहर रखना है, ये क्राइसिस तो है ही है पेट्रोलियम या एनर्जी के, ठीक है, लेकिन खुद को अगर वॉर से बाहर रखना है, और तो उसका एक ही तरीका है कि इस वॉर को किसी तरह से खत्म करवाया जा सके। तो तीन जो है वो इस टाइम पे कंट्रीज एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टर्की का नाम आ रहा है, क्योंकि वो आपको पता है नेटो मेंबर है। ठीक है, उसकी भरपूर कोशिश हो रही है किसी तरह से। उसके साथ साथ आप देखिए जी मिस्र की बात हो रही है कि भाई मिस्र कोशिश कर रहा है, और साथ में जो है वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो खास करके सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को डायरेक्टली जो है वो थ्रेट है। तो पाकिस्तान अपनी जो है वो बका के लिए इस जंग को भी रोकना चाह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्योंकि टर्की या मिस्र जो है उनको, टर्की को भी सबसे ज्यादा इशू है, लेकिन मिस्र को शायद इतना डायरेक्ट इशू नहीं है क्योंकि बॉर्डर उसके नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें टर्की की कि उसका क्या इंटरेस्ट है, तो देखिए टर्की का और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट है। और उसका रीजन क्या है कि हमारे बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहा है ईरान। ठीक है, और आपको पता है पाकिस्तान, ईरान और टर्की जो है वो 1964 से जो है वो एक पूरे के पूरे सिलसिले में जुड़े हुए हैं। आरसीडी जिसको हम कहते हैं, रीजनल डेवलपमेंट, या ईसीओ का नाम जिसको हम बाद में दिया गया। तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे एक शेयर बॉर्डर है, और पाकिस्तान से जो है वो ईरान, ईरान से जो है वो टर्की। तो इसलिए सबसे ज्यादा क्राइसिस इसके हैं। जबकि इजिप्ट, आपको पता है जब भी इसराइल की बात होती है या अमेरिका की बात होती है, तो वो जो है वो वॉर्स के बीच में नेगोशिएशंस की कोशिश करता है। वैसे तो ये बफर जोन है, इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है इससे। इसके अलावा टर्की नेटो मेंबर भी है, और दूसरा साथ में जो है वो सऊदी अरब जो है उसको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है कि भाई सऊदी अरब के लिए भी थ्रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है हर अगले दिन। इसी तरह से सऊदी अरब पाकिस्तान को भी एंगेज कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यूएस की मिलिट्री के साथ पाकिस्तान के जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और साथ में यूएस के साथ भी ताल्लुकात हैं। इस वजह से कोशिश की जा रही है कि ये दोनों मुल्क जो है वो
अपने मामलात को निपटाएं। अब देखिए पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे सऊदी अरब के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, जबकि ये एक ही ब्लॉक का हिस्सा है। दूसरी साइड पे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी अहम है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब और पाकिस्तान ये एक ही साइड पे हैं अगर आप कहेंगे, ठीक है, जबकि उसकी अपोजिट साइड पे ईरान है। जबकि पाकिस्तान को ये एज हासिल है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ भी और सऊदीया के साथ भी उसके रिलेशंस मौजूद हैं, क्योंकि उस तरह से तो ईरान के साथ नहीं है जैसे जो है वो सऊदीया के साथ हैं, लेकिन ताल्लुकात मौजूद हैं और पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस वॉर को जो है वो किस तरह से रोका जा सके। तो सऊदी अरब भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन पे आए। इसी तरह से अमेरिका की भी कोशिश है कि भाई इस वॉर को अगर रुकवाना है किसी ने तो पाकिस्तान नहीं रुकवाना है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान बहुत ही अहम पोजीशन पे इस टाइम पे आ चुका है। और अब पाकिस्तान भी अगर ये वॉर रुकवा देता है तो फिर पाकिस्तान को भी क्या चाहिए जी, कि ट्रम्प की तरह जहां पे जो है वो स्पीच हो वहां पे एक ही बात कही जाए, मैंने वॉर रुकवाई, जैसे ट्रम्प साहब ने जो है वो इंडिया को जलील किया। ठीक है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर थर्ड जो है वो होते होते पाकिस्तान ने रुकवाई है अगर ये वॉर रुक जाती है पाकिस्तान के एफर्ट से, क्योंकि बैकडोर जो है बातचीत जारी है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वॉर क्यों नहीं रुक पा रही और ये जो 5 डेज हैं क्या ये काफी हैं, अब इस बात को आपने समझना है। देखिए ये जो कंडीशंस हैं ये हैं ईरान की। ईरान क्या चाह रहा है? सबसे पहली बात, ईरान ये चाहता है कि भाई मुझे गारंटी दी जाए कि मुझ पे दोबारा से अटैक नहीं किया जाएगा, जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल है। फिलहाल अगर दे भी दी गई, लेकिन आपको पता है कि इस टाइम पे ये बिल्कुल भी किसी जो है वो गारंटी काबिल नहीं है। उसका रीजन यही है कि भाई जैसे यूएस डिप्लोमेसी करता है या इजराइल जो है, तो इन दोनों के ऊपर किसी भी शक्ल में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, इस टाइम पे वो अपने हालात को सेट करने के लिए कह सकते हैं ठीक है भाई हम अटैक नहीं करते, लेकिन वो करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम पे ईरान अगर इस हालत में उन्हें नहीं छोड़ रहा, पूरे रीजन को ईरान ने पकड़ा हुआ है, तो फ्यूचर में जब ये मजीद जो है वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा तो फिर इसका मुकाबला कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि असल मकसद तो इसकी ताकत से है, इसके सिस्टम से है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में शायद वो मान ले। दूसरी बात जो है वो ईरान क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी जो जितना भी मेरा डैमेज हुआ वो अमेरिका पे करे और इसराइल पे करे। ये भी तकरीबन इम्पॉसिबिलिटीज में है, इतना बड़ा लॉस जो है वो अमेरिका या इसराइल कैसे पे करेंगे, उससे बेहतर वो वॉर लड़े। ठीक है, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है जी, कि भाई जितने भी मेरे फॉरेन राइट्स हैं, ठीक है, सॉवरन राइट्स हैं, कि भाई आप बार बार मुझ पे क्यों हमला करते हो, उसको तस्लीम किया जाए। चलें इसको तस्लीम कर लेंगे, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है फिलहाल के लिए कि ठीक है भाई हम मानते हैं आप एक सॉवरन कंट्री है। नंबर 4 पे ईरान क्या चाह रहा है कि भाई रीजनल जो है वो अरेंजमेंट्स ऐसे कंप्रिहेंसिव की जाएं कि आप बार बार जो है वो मुझ पे ना आ दौड़े, ठीक है, यानी मेरे पे अटैक ना हो, ये भी हो सकता है। और पांचवें नंबर पे क्या है कि भाई एक ऐसा जो है वो फ्रेमवर्क किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ठीक है, कि जिसके थ्रू जो है ये सारे का सारा जो कंट्रोल है वो मेरे पास भी रहे, ताकि मैं जो है वो उसको कंट्रोल कर सकूं, मैनेज कर सकूं, या फिर खास करके जो करेंसी है, जो डॉलर के अंदर जो ट्रेड हो रही है उसको चेंज किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल इसके ऊपर अभी बातचीत जो है जारी है, लेकिन ये जो जितनी भी ये कंडीशंस हैं ये बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल कंडीशंस हैं। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मान लेते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मानने का मतलब ये है कि आप ईरान के राइट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, यार हाँ ये ईरान का है, ठीक है, तो ईरान का आप एक्सेप्ट करेंगे तो ईरान टैक्स लेगा। ईरान टैक्स डॉलर में नहीं लेगा, वो किसी और जैसे चाइनीज करेंसी में वो कह रहा है वो लूंगा, ठीक है, या वहां पे वो अपना सिक्योरिटी को बढ़ा देगा, फिर भी मुश्किल हो जाएगी लॉन्ग टर्म में, ये भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो शायद इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। पहला और दूसरा पॉइंट, ना ही फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा मुश्किल हैं कि वो फुल पे करें, वो कह सकते हैं हाँ भाई हम कुछ पे कर सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। और जो फर्स्ट है कि भाई हम फ्यूचर में अटैक नहीं करेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ आएगी ऐसा क्यों नहीं है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वॉर्स के बड़े बड़े रीजंस में से दो रीजंस बहुत बड़े हैं। ठीक है, या तो जियोपॉलिटिकल वॉर्स होती हैं, यानी जमीन के तनाजे के ऊपर, जैसे पाकिस्तान इंडिया का आप कह सकते हैं भाई बॉर्डर लाइन है तो कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, या दुनिया के अंदर ज्यादातर वॉर्स जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर होती हैं। कुछ जो है वो आइडियोलॉजीज की वॉर होती हैं, नजरियात की जंगें होती हैं। तो ये जो नजरियात की जंगें हैं ना, ये जंगें जो है वो कभी भी मुस्तकिल तौर पे खत्म नहीं होती। तो ये जो ईरान की इस टाइम पे जंग है, हम ये जानते हैं कि ये नजरियाती जंग है, ये मुसलमानों की और कुफार की जंग है। तो एक्चुअली में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये गारंटी को दी जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा। और खास करके अब जब अरब ममालिक ये बात जान चुके हैं कि ईरान की इतनी ज्यादा ताकत है, तो अब इन सब ममालिक के पास क्या ऑप्शन रहेगा? दो ऑप्शन रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, अगर ये सारी बातें मान लेते हैं, अमेरिका के पास और अरब ममालिक के पास क्या दो ऑप्शन रहेंगे जी? पहला ऑप्शन ये है कि ईरान जो कह रहा है वो सारी बातें मान लें, ठीक है, और ईरान जो है वो उसके बाद क्या करे, ग्रो करे, यानी मजीद जो है वो ताकत हासिल करे। ठीक है,
और बस उसको भी जैसे बाकी कंट्रीज रह रहे हैं उसको भी रहने दिया जाए। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि भाई ये इन्हें कबूल किसी सूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस हालत में ये इतना ज्यादा ताकतवर है पाबंदियों के बावजूद पिछले 40 साल, तो फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा थ्रेट क्रिएट करेगा। सो इसलिए ये क्या करें कि फिलहाल जो है वो आर्जी सीज फायर करके उसके बाद साजिशें करके यहाँ पे हुकूमत गिराएं और यहाँ पे इसको मजीद नुकसान पहुंचाएं, फ्यूचर में फिर से दोबारा से अटैक करें जैसे अभी इन्होंने किया, यानी पिछले साल किया, इस साल किया, अब अगले साल फिर करें। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये ऑप्शन इनके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो है। क्यों? क्योंकि अब इनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, यूएस के, इजराइल के, अरब ममालिक के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है कि ईरान के पास इतनी ताकत हो। आज से पहले हम ये किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अब जो ये वॉर हमने देखी है तो हकीकत में हमें इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि ये इनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। ठीक है, कि भाई ईरान की जो ताकत है वो यहाँ पे इनके लिए सूट नहीं करती, तो ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आउटलुक क्या हो सकता है जी? देखिए, अब इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ही पता है कि अब ये उसकी वॉर बनने जा रही है। अब ये जो ईद से पहले जो बातचीत हुई थी, आपने देखा हमारे फील्ड मार्शल साहब की, तो फील्ड मार्शल साहब ने जो शिया उलमा से बातचीत की है, इसका मतलब उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि भाई अगर ये वॉर जारी रहती है तो 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आपको इस वॉर के अंदर आना ही होगा। एक्चुअली में जब पैक्ट है तो आना ही होगा। तो उससे पाकिस्तान में 2 तरह के क्राइसिस पैदा होंगे। ठीक है, वैसे तो मल्टी क्राइसिस पैदा होंगे, लेकिन सबसे पहला यहाँ सेक्टेरियन इशू पैदा होगा, यानी शिया सुन्नी जो है वो इश्यूज यहाँ पैदा होंगे, और भरपूर कोशिश की जाएगी कि भाई ऐसा ही हो। जैसे आपने देखा स्पीच के बाद भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा किया, कुछ ने कहा नहीं भाई बड़ा गलत किया गया। ठीक है, तो पहले क्राइसिस ये पैदा हो जाएंगे जहां से पाकिस्तान ने ग्रो किया। दूसरा क्राइसिस क्या पैदा हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक और वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ईरान जब यहाँ पे भी अटैक करेगा आगे से, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हालात खराब होंगे और हम ना चाहते हुए भी किसी और की वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे लिए होगा। ठीक है, तो इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की कि भाई इस जंग को पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ही जो है वो रोका जाए, ताकि जो है ये हालात जो है वो काबू हो सके। तो अब देखते हैं कि क्या ये आगे पॉसिबल है कि ये वॉर रुकती है या नहीं रुकती। तो एट दी एंड हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोज क्या बन सकते हैं। पॉसिबल सिनेरियोज में सबसे पहला जो पॉसिबल सिनेरियो है वो यही है कि भाई ये वॉर जो है वो शायद रुक जाए, लेकिन आरजी तौर पे मुस्तकिल जंगबंदी ना हो। कुछ चीजों पे ईरान को सरेंडर करना पड़े, ठीक है, और कुछ पे जो है वो अमेरिका झूठ बोल दे कि भाई हाँ ठीक है, ओके मैं ये बातें मानता हूं, लेकिन वो फिलहाल के लिए आरजी तौर के लिए ही हो। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो अरब कंट्रीज और यूएस है, अब इनको अंदाजा हो चुका है कि भाई अगर ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है अगर ये ईरान के पास रही तो हम जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब इनके पास क्या है, क्या ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के कोई मुतबादिल निकालेंगे? मुतबादिल तो कोई है नहीं, इनके लिए पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। सो फिर क्या इनके पास ऑप्शन बचेगा? वो एक ही मुतबादिल है, और वो ये है कि भाई ईरान को डिस्टेबलाइज करो, उसकी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को चेंज करो, ठीक है, और उसको जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पे यूज करो, और ताकि जो है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुले। ठीक है, या फिर अगर ये वॉर मजीद आगे बढ़ती है तो फिर वो यही थ्रेट होगा अमेरिका के पास या इजराइल के पास कि भाई अब वैसे तो रुक नहीं रहा, तो अभी इसको जो है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेके जाओ, और वही जो जापान के साथ हुआ वही जो है वो ईरान के साथ करने की कोशिश की जाएगी, जिससे मजीद जो है वो तबाही फैलेगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।